नई कंट्रोवर्सी का जो है वो आगाज होने जा रहा है। बाबर आजम जिनके ऊपर बेसिकली मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया गया कि ये गाड़ी जो है ये कहां से आई, बाबर जो है वो इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। ट्रेल जो है वो बड़ा तगड़ा था। बाबर और रिजवान इन दोनों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ए कैटेगरी से इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है कि हुकूमत के लिए परेशान कुन खबर साबित हो सकती है। मियां साहब ने उड़ जाना है, मियां साहब नहीं बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें हैं उसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सियासत के मैदान से नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मेरे ख्याल में एक नई कंट्रोवर्सी का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस टॉपिक के ऊपर कमेंट सेक्शन में आपकी इस सिलसिले में क्या राय है इसका भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं सियासत के मैदान पे ज़रा बाद में आता हूँ। सबसे पहले ज़रा खेल के मैदान के ऊपर आते हैं और मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, फ़िलहाल तो वो कप्तान ही हैं, तो मैं अभी भी उन्हें कप्तान ही कहूँगा, और वो हैं बाबर आजम जिनके ऊपर बेसिकली मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये इल्ज़ाम जो है वो सहाफ़ी और यूट्यूबर मुबशर लुकमान साहब की जानिब से जो है वो अपने किसी वीलॉग के अंदर लगाया गया। उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, लेकिन इसका उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो ये जो हालिया वर्ल्ड कप के मैचेस थे उस हवाले से उन्होंने बाबर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने उनकी कोई ऑडी ई-ट्रॉन गाड़ी है जिसका उन्होंने जिक्र किया कि ये गाड़ी जो है ये कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि मैंने वो देखा है, उनका वो क्लिप देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी उनके भाई के पास जो है वो उनके भाई ने उनको ये गिफ्ट किया। भाई क्या कमाता है, तो भाई तो कुछ भी नहीं कमाता, तो उसने ये गाड़ी जो है वो किस तरह दे दी। तो इसके ऊपर जो है वो मतलब बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशन थी और अब ये खबर आई है कि बाबर जो हैं वो इसके ऊपर अब एक्शन लेने जा रहे हैं, लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई पार्टी बन के बीच में आ जाए डिफेमेशन के हवाले से। ये ज़हन में रखिएगा कि दोनों साहिबान पंजाब में मौजूद हैं, मुबशर लुकमान भी और बाबर आजम का ताल्लुक भी जो है पंजाब से है। तो और पंजाब के अंदर डिफेमेशन के हवाले से रिसेंटली जो है बड़ी सख्त कानून साजी जो है वो कर दी गई है और अगर इस मामले को अगर अदालत में ले जाया गया तो दिस को टर्न आउट टू बी वेरी सीरियस। अब मुबशर लुकमान साहब जो हैं वो अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो ज़ाहिर बात है उनके पास सबूत भी होने चाहिए कि उन्होंने और वो जब ये मामला जो है वो कोर्ट में जाता है तो फिर डेफिनेटली वो इसके सबूत भी दिखा सकेंगे। अब मैं आम तौर पे मैंने ये एक ट्रेंड देखा है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो तो सबसे पहला इल्ज़ाम जो लगाया जाता है लड़कों के ऊपर वो ये लगाया जाता है जनाब विक गए ने, मैच फिक्सिंग हो गई है। मतलब इस किस्म की बातें जो है वो की जाती हैं। आई हैव बीन वेरी वेरी मतलब कॉशियस अबाउट दिस थिंग कि आप वैसे उनको तनकीद करें, आप ये कह सकते हैं उनमें मोटिवेशन नहीं थी, आप ये कह सकते हैं जो मैं कम से कम कह रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि मैच फिक्सिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है, ना मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मोटिवेशन के हवाले से रॉन्ग स्ट्रोक प्लेइंग, पॉलिटिक्स, ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें तो आप कह सकते हैं। करप्शन का इल्ज़ाम जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है और उसके लिए आपके पास ना ठोस सबूत मौजूद होना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर मेरी नज़र में कि ये कह देना कि जी उन्होंने एक नई गाड़ी ली है तो उस बुनियाद के भैया इनको गाड़ी जो है वो किसी ने गिफ्ट की है, उनके भाई ने गिफ्ट की है, इस बुनियाद के ऊपर ये कह देना कि जनाब इसने मैच फिक्सिंग की है, दिस इज़ नॉट इनफ। इससे पहले जो स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था जब हमारे 3 क्रिकेटर्स जो हैं वो फिर आसिफ साहब जो है नाराज़ हो जाते हैं, बट ज़ाहिर बात है चूँकि मैच फिक्सिंग की बात हो रही है तो उसके अंदर जो सबूत पेश किए गए थे, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने वो जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसके जो सबूत पेश किए गए थे, दे वर वेरी कॉन्क्रीट एविडेंसेस। मैंने वो खुद देखे हुए हैं, मैंने वो सारे उसके प्रिंट फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग्स हुई हुई है मैंने वो भी सुनी हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हुई हुई है। बाय द वे बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि उस स्पॉट फिक्सिंग केस में ये सलमान बट आमिर और आसिफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हुई हुई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हुई हुई थी। जिस कमरे में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे और वो सारा लेन देन हुआ था उसमें मल्टीपल कैमरास लगे हुए थे। आप लोगों ने तो शायद फिर भी किसी एक एंगल से देखा होगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ट्रेल जो है वो बड़ा तगड़ा था, बड़ा तगड़ा किस्म का ट्रेल था जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सारा केस बना था और उसके बाद इनको सजाएं हुई थी। ये बाबर वाली जो बात की गई है ये हवा में बात की गई है, सुनी सुनाई बात की गई है या जो भी है, लेकिन दिस को टर्न आउट टू बी वेरी वेरी बिग स्टोरी ऑन बोथ साइड्स। अगर तो ये बाबर के ऊपर इल्ज़ाम मुबशर साहब जो है वो प्रूव कर सके तब भी बहुत बड़ी स्टोरी है, और अगर ना कर सके और मुबशर साहब के खिलाफ अगर कोई एक्शन हो गया तो वो भी बहुत बड़ी स्टोरी है। सो नाउ वी हैव अ न्यू टसल गोइंग ऑन कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक सीनियर बंदे के ऊपर जो है वो इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान टीम के किसी कप्तान के ऊपर जो है इस किस्म का इल्ज़ाम लगा है। वो जो पहले थे उसमें भी एक कप्तान ही था, सलमान बट जो है उसमें एक कप्तान ही था जब वो सारा स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था। इससे पहले
और भी कप्तानों के दौर में जो है इस किस्म की बातें जो है वो हो चुकी हैं। लेकिन वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। वह बहुत ध्यान रखना चाहिए होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी रहनी चाहिए, जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए, और जब आप इतने बड़े क्लेम की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपके पास सबूत जो है वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेपुटेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेपुटेशन ऑफ समवन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री। इस मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कोई हल्की बात नहीं है। बाबर की बैटिंग, बाबर की कप्तानी, 100 दफ़ा इस पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक मैच फिक्सिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो कम से कम सामने नहीं आया है। और क्रिकेट के मैदान के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, तो फिर कुछ और ख़बरें भी ज़रा मैं आपके साथ शामिल कर लूँ। एक तो जियो ने ये रिपोर्ट किया है कि जनाब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकारदगी के बाद बाबर और रिजवान, इन दोनों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ए कैटेगरी से बाहर होने का खदशा है कि इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए बता रहे हैं कि नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी मुख्तसर होगी, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देकर, ताहम खिलाड़ियों के मुआवजे जो हैं वो कम नहीं होंगे। उनके ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शान मसूद कप्तान और बाबर बतौर बैट्समैन या बैटर जो है वो खेलेंगे। तो एक खबर ये है। इसके अलावा अजहर महमूद से जो है, जो कि इस वक्त कोचिंग असाइनमेंट के ऊपर है पाकिस्तान टीम के साथ, उनसे सवाल किया गया कि नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद शादाब खान वर्ल्ड कप के मैच क्यों खेलते रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि शादाब मुकम्मल पैकेज हैं, बैटर की नाकामी के बाद शादाब को ड्रॉप करना मुश्किल था। इसके अलावा सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा कि उसामा मीर को कह दिया था कि टीम में आपकी जगह नहीं बनती, शादाब को तजुर्बे की बुनियाद पर लिया गया। वहाब ने कहा कि उसामा मीर का चेयरमैन मोहसिन नकवी से बराह रास्त रब्ता अफसोसनाक है, कि मतलब उनका इन्होंने वो रब्ता किया था ना कि जी मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया, तो उसके ऊपर वो बात की जा रही है कि इनको बाईपास नहीं करना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी को, डायरेक्टली चेयरमैन पीसीबी से यानी कि मोहसिन नकवी साहब से डायरेक्टली रब्ता नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा अभी पिछले दिनों मोहम्मद हफीज़ ने एक खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं डायरेक्टर था तो उस वक्त मैं टेस्ट मैच के दौरान मैंने देखा था कि चंद खिलाड़ी जो है वो ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। तो इमामुल हक ने जो है वो इस खबर की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस तरह ही हुआ था। उन्होंने कहा ये बात सही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में कुछ खिलाड़ी सो रहे थे। अब आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं, मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और उस दौरान जो है वो आप सो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मगर वो एक प्रैक्टिस मैच था और थके हुए खिलाड़ी सिर्फ सस्ता रहे थे, सोने वाले खिलाड़ियों में शामिल नहीं था। मगर ये पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि चाय के वक्फे के दौरान कुछ खिलाड़ी 10 मिनट की नींद लेते हैं। ड्रेसिंग रूम में फैमिली जैसा माहौल होता है, हर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ घर के फ़र्द की तरह पेश आता है। मोहम्मद हफीज़ ने सोते हुए खिलाड़ियों को मैच के दौरान मना किया था और खिलाड़ियों ने फिर ऐसा नहीं किया था। सोने वाले खिलाड़ियों पर $500 का जुर्माना भी आयद किया गया था, जिसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया था। इससे मुतालिक कवायद और ज़वाबित क्या कहते हैं वो तो ये तो नहीं जानते, मगर मोहम्मद हफीज़ को ये बात इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए सामने नहीं लानी चाहिए थी। वो अच्छा, अब इनके ऊपर बेसिकली तनकीद हो रही है कि मोहम्मद हफीज़ को ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए थी। कुछ इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सलमान बट ने भी की है। उन्होंने कहा है कि जी मोहम्मद हफीज़ ने एडम गिलक्रिस्ट के साथ जो है ये जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि जी ये वही बात है कि आप बाहर आकर अपने घर की शिकायत लगाएं। मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर थे तो आपने ऐसे ऐसे बंदे को कोच लगा दिया जो शायद खुद अपने बलबूते पर कभी भी वहाँ नहीं आ सकता था, वो आपने कर लिया, लेकिन फिटनेस टेस्ट आप नहीं ले सके। ये कैसी बेबसी थी आपकी, इसे बेबसी कहें या इनकॉम्पिटेंस कहें, ये तो आपकी लीडरशिप पर सवाल है। फिर आप कहें कि यार एडम देखो ना, मेरी किसी ने बात नहीं मानी, मैं टीम डायरेक्टर था। आप खुद तो सोच लें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सलमान बट का मतलब इस किस्म की तनकीद करना वैसे मुझे काफ़ी अजीब लगता है। मेरा, आप जानते हैं कि मेरा जो है ना वो जो माजी के स्पॉट फिक्सेस हैं उसके हवाले से मेरा क्या मौक़िफ़ है वो मैं बड़ा हद तक क्लियर कर चुका हूँ। मोहम्मद हफीज़ ने सही किया, गलत किया, मैं किसी की भी तनकीद सुनने के लिए तैयार हूँ। मतलब कोई भी इस पर बात करे, मैं बिल्कुल उनकी राय, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या मोहम्मद हफीज़ को सब कुछ कहना चाहिए था, नहीं। बट आई एम सॉरी यार, सलमान की मैं गुफ्तगू जो है ना वो दिमाग में नहीं, समझ नहीं आती। मतलब आपने जो कुछ किया हुआ है, उसके बाद आप पीसीबी किस तरह चलता है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह चलती है, कम से कम आपको कमेंट्री मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। मेरी ये राय है, आप इसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब भारत के साबिक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी जो है वो पाकिस्तान टीम के हवाले से बाबर आजम के हवाले से कमेंट्री की है। उन्होंने कहा कि बाबर विकेट पर जितना टाइम लेते हैं या जो उनका स्ट्राइक रेट है, इस हिसाब से वो T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज नहीं है। बाबर आजम छक्का मारने वाले प्लेयर नहीं हैं, वो बहुत मोहतात क्रिकेट खेलते हैं। अगर बाबर आजम टीम की कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर एक ही टीवी चैनल पर बैठकर अपनी टीम को तनकीद का
निशाना बनाया करते थे, खिलाड़ियों पर तबसरे करते थे और अब उनमें से एक सेलेक्टर बन गया और दूसरा कौमी टीम की 11 में शामिल है। ये तो वाकई काफ़ी तनकीद की जा रही है इस बात के ऊपर कि पहले ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं, जो अब टीम के अंदर इस वक्त खेल रहे हैं, ये मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बताते थे कि जनाब ये गलत है, वो गलत है, यूँ नहीं हुआ, इस तरह होना चाहिए था, ये कर लें, यूँ कर लें, इस तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इनके हाथ में जिम्मेदारी आई है और इनको उस कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ा है, तो लग पता गया कि ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, ये इस तरह तो कहानी नहीं चलती। तो मोहम्मद आमिर भी जब ज़ाहिर बात है रिटायरमेंट के बाद वापस आ गए टीम के अंदर, तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस दिखाई है ख़ास तौर पे अमेरिका के ख़िलाफ़ मैच में, वो जो सुपर ओवर में दिखाई थी, उसके बाद ही पता लग गया कि जनाब आमिर के अंदर कितनी को क्रिकेट अब रह गई है, या अभी भी वो स्पार्क मौजूद है या नहीं मौजूद। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ ज़रा सियासी खबरों की तरफ आते हैं और एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है, और वो पंडोरा बॉक्स खोला है जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बेसिकली एक वीडियो पैगाम जारी किया है शेख रशीद साहब के हवाले से। वो फरमाते हैं कि शेख रशीद साहब ने तनकीद की थी खान साहब पर, वो जायज़ भी नहीं थी। पिछले 5 साल में पूरे पाकिस्तान ने उनको कितनी इज्जत और शोहरत दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब की बदौलत है। खान साहब के बगैर आप उनको एहसास हो गया होगा कि वो खान साहब और पीटीआई की सपोर्ट के बगैर पिंडी से कौंसलर भी नहीं बन सकते, और वो अब सबके सामने वाजे हो चुका है। जहाँ तक मुझे अटैक करने वाली बात है, मुझे अटैक करने के उनको कहाँ से इशारे आए हैं वो मुझे भी पता है और उनको भी पता है। और जो लोग पूरी ज़िंदगी 2-3 कश्तियों में सवार हुए हैं, उनके साथ आखिर में यही होता है और वो एक्सपोज हो जाते हैं सबके सामने, और इमरान खान के सामने भी और बाकियों के सामने भी। लिहाजा उनको मुझ पर अटैक करने से मुझे भी पता है कि किस पिंडी से वो इशारे आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी का ये कहना, और वैसे मतलब काफ़ी हद तक बात सही भी है। ये जो शेख रशीद साहब ने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके ऊपर यही सवाल हो रहा है कि जनाब ये बेसिकली शेख रशीद साहब की एक अटैम्प्ट है दोबारा अपने आप को खान साहब के करीब लाने की या पीटीआई के करीब लाने की। अब पीटीआई के अंदर ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक मौजूद है जो शेख साहब को इतना पसंद नहीं करता। वो शेख साहब को एक मौका परस्त सियासतदान समझता है, और ख़ास तौर पे पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाला जो हल्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं है कि शेख साहब को जो है ना वो पीटीआई के करीब लाया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम बिला वजह एक सीट जो हम खुद जीत सकते हैं वो हमें शेख रशीद को देने की ज़रूरत नहीं है। शेख साहब का अपना दमखम कितना है वो अभी 8 फरवरी के इलेक्शन में पता लग गया था। उन्होंने हार्डली मेरे ख्याल में 5000 या कितने वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो जुल्फ़ी बुखारी भी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो शेख साहब के ज़्यादा हक़ में नहीं है, और वो ये समझते हैं कि शेख साहब जो हैं वो मौका परस्त इंसान है और इनको जो है वो ज़्यादा लिफ्ट जो है वो नहीं करवानी चाहिए। और ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल है। आप जानते हैं कि दीगर लोग भी, जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो है वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने तो उनको ये भी कहा कि डर्टी रैट्स हैं, और ये जो है अगर चले गए हैं तो अब इनकी वापसी की जगह जो है वो किसी सूरत भी नहीं बनती। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, वो ये है कि पाक चीन मशावरती मेकनिज़म के इजलास में जो है वो कल पीटीआई शरीक थी। मैंने पिछले व्लॉग में उसका जिक्र भी किया था। तो इसमें पीटीआई की तरफ से रऊफ़ हसन और अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वहाँ पे नुमाइंदगी भी की थी। लेकिन अली ज़फ़र ने तो वहाँ पे तकरीर भी की थी, लेकिन बाद में जो रिवायती ग्रुप फ़ोटो आया है उसमें वो दोनों अफराद वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन ये दोनों पीटीआई के लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मरियम रियाज भट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने ट्वीट किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब से कुछ खान साहब के हक़ में कुछ तो होता नहीं, और आज पहुँच गए चीनी वज़ीर से मुलाकात के लिए। ये खान साहब से पूछ कर गए हैं, और उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब और शिबली फराज को जो है उसके अंदर टैग भी किया हुआ कि ये दोनों जो है वो किस तरह पहुँच गए। तो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लीडरशिप जो है ना वो पीटीआई के अंदर मौजूद है, और सारे आपस में एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कही जा रहे हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। काफ़ी आपस में ग्रुपिंग जो है वो हुई हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी शामिल करते हैं जनाब। तो ख़बर ये है कि जो एक थोड़ी सी हुकूमत के लिए परेशान कुन खबर साबित हो सकती है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 128, जहाँ पे सलमान अकरम राजा जो है वो ओन चौधरी से हारे थे और उसके बाद उस रिज़ल्ट को उन्होंने चैलेंज किया था, तो उनके खिलाफ जो इंतखाबी अज़रदारी का तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है, और फ़रीक़ैन से तहरीरी जवाब और दस्तावेज़ात तलब कर ली गई हैं। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा है कि प्राइवेट फ़रीक फॉर्म 45 और 46 की असल दस्तावेज़ात जमा करवाएं जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दिका नकूल और नताइज के हवाले से बयान हल्फी जमा करवाएं जो रिटर्निंग अफसरान ने EMS पर अपलोड किए थे। फैसले में अदालत ने हुक्म दिया है कि सरकारी वकील ट्रिब्यूनल के अहकामात यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। तो असल कॉपीज़ जो हैं वो मांग ली गई हैं कि जनाब दीजिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दी थी। साथ ही साथ
कुछ इस तरह का ही फैसला जो है वो मरीम नवाज़ के हल्के PP 159 के हवाले से भी आ गया है कि वहाँ पे भी फॉर्म 45 जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। और जस्टिस अनवार हुसैन ने महर शराफत अली की दरख्वास्त पर समाअत की और मरीम नवाज़ के हल्के के ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 और 42 हल्फी जो है वो उन्होंने मांग लिए हैं। और अदालत ने इलेक्शन कमीशन मरीम नवाज़ समेत दीगर उम्मीदवारों को आइंदा समाअत पर ओरिजिनल फॉर्म 45 और 42 हल्फी जमा कराने का कह दिया। अब ये जो फॉर्म 45 मांगना शुरू हो गए हैं, आपको इस बात से आइडिया है कि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हुकूमत के लिए। ख़ास तौर पे मेरे लिए तो जो ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो नवाज शरीफ साहब का हल्का है NA 130, जहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद को एलिजिडली उन्होंने हराया हुआ है। और वहाँ पे अगर फॉर्म 45 मांग लिए तो मैंने जो कम से कम जो कॉपीज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास हैं, जो मैंने वो देखी है, तो उसके मुताबिक तो मियाँ साहब ने उड़ जाना है। मियाँ साहब नहीं बच सकेंगे अगर उन फॉर्म 45 को मान लिया गया तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी जगह कुछ इस तरह ही जो है वो आलिया हमज़ा और हमज़ा शहबाज शरीफ, इनके केस के अंदर भी यहाँ पे यही हुआ है कि उनसे भी फॉर्म 45, 46 और 47 जो है वो मांग लिए गए हैं। अच्छा जी, और कुछ खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीबन 4.5 घंटे की मुलाकात हुई बजट से मुतल्लिक, और पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वहाँ पे इजहार किया और पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सामने वो डट गई और उम्मीद ज़ाहिर की कि जल्द पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। बाद में बिलावल भुट्टो ने कराची में तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि हुकूमत जो है वो हमसे पहले डिस्कस कर लेती और डिस्कस करके जो है वो बजट बनाती, तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो ना आती। अलबत्ता सेनेटर फैसल वाडा ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि बजट जो है वो किसी सूरत नहीं रोका जा सकेगा। डंके की चोट के ऊपर उन्होंने कहा कि जी बजट जो है वो ज़रूर पास होगा और तरामीम की गुंजाइश ज़रूर है इस बजट के अंदर, लेकिन इसके बावजूद ये डंके की चोट पर पास भी होगा और साथ ही साथ ठोक बजाकर निचकारी यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी जो है वो ज़रूर होगी। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियाँ और नालायकियाँ भी हैं। तो एक डेवलपमेंट जो है वो जनाब ये हुई है। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पेशावर में ज़बरदस्ती वो जो फीडर्स चलाने वाला काम शुरू हुआ था, ये जो PTI के लोग जो है वो अंदर घुस जाते थे और वो जाके ज़बरदस्ती जो है वो ऑन कर देते थे। तो रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जनाब इन हरकतों की वजह से बताया गया है कि अब एक फॉल्ट डेवलप हो गया है और फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई वैसे ही मुनक़ता हो गई है। तो पेस्को के तर्जुमान का कहना है कि मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए, फीडर्स चलाए। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील जो है वो मुअत्तल हो गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को हमले से सख्त तल्ख कलामी की और मोबाइल फ़ोन भी उनके छीन लिए। तो उनका कहना है कि पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ़ है, बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन के मुसलसल अमल दखल से सार्फिन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो तरीक़ाकार है ये दुरुस्त नहीं है। ये जो अपनी टिकटॉक वीडियोज़ या मूवीज़ बनवाने के लिए ये आप लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इसका आपको नुकसान ही होगा और अल्टीमेटली वही हुआ है। अच्छा जी, दूसरी बात यह कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो एक ख़बर दी थी और काशिफ अब्बासी साहब के शो में उन्होंने कहा था कि जी उनकी इत्तला के मुताबिक जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की आपस में मुलाकातें हो चुकी थी और उसके अंदर ये फैसला हो चुका था कि जनाब तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी और उसके बाद इनको एक्सटेंशन दी जाएगी। तो उसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं उन्होंने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि पैनमा केस में अदालती फैसले यानी 28 जुलाई 2017 के बाद से जनरल बाजवा की और नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बेगम कलसूम नवाज के इंतकाल पर एक आध मिनट की ताज़ियत के सिवा गुज़श्ता 7 बरस में नवाज शरीफ और जनरल बाजवा का कोई टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमने जब सबसे पहले जनरल बाजवा के ज़राए के हवाले से हमने एक पूरी सीरीज़ की थी और जनरल बाजवा के ज़राए क्या बता रहे थे उस वक्त के हालात के हवाले से, तो हमने उसमें भी आपको ये ख़बर दी थी कि जनाब जनरल बाजवा के ज़राए भी यही कह रहे हैं कि आखिरी दफ़ा उनका जो राब्ता हुआ था नवाज शरीफ से वो उसी वक्त हुआ था जब कलसूम बीबी जो है वो उनका इंतकाल हुआ था। और उनके ज़राए भी यही बात कह रहे हैं जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी उसके बाद जो है हमारा कभी नवाज शरीफ से जनरल बाजवा का राब्ता नहीं हुआ। अब कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, ज़ाहिर बात है, हम तो सिर्फ आपको मालूमात की बुनियाद पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो खबर हमारे पास कबूतर लेकर आता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।